वेलकम बैक टू माय चैनल रावल कॉमर्स क्लासेस। मैं सुधा रावल। आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ डेप्रीसिएशन, जो कि 11th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन इज अकाउंटेड एज एन एक्सपेंस टू डिटरमाइन करेक्ट प्रॉफिट्स फॉर द ईयर। बच्चों, डेप्रीसिएशन क्या है? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। और डेप्रीसिएशन लगा के हमें ये पता चल जाता है कि हमारे बिजनेस के करेक्ट प्रॉफिट्स कितने हैं। ठीक है, या हम बिजनेस में अगर लॉसेज हो रहे हैं, प्रॉफिट्स हो रहे हैं, तो हमें एक्यूरेट प्रॉफिट्स लॉसेज का पता चल जाता है। तो हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं डेप्रीसिएशन is the decrease in the value of assets due to wear and tear, due to passage of time, due to obsolescence। मीन्स डेप्रिसिएशन क्या होती है? टाइम के कारण, टाइम पैसेज के कारण, वेयर एंड टेयर के कारण, ऑब्सोलिसेंस के कारण। ऑब्सोलिसेंस मीन्स जैसे आपने कोई मोबाइल खरीदा, आज उसकी वैल्यू 10,000 है, 2-3 महीने के बाद उसकी जो वैल्यू है वो 8,000 रुपये हो जाती है। तो क्योंकि न्यू मॉडल है वो मार्केट में आ जाता है, तो दिस इज बिकॉज ऑफ द ऑब्सोलिसेंस। डेप्रिसिएशन ऑब्सोलिसेंस के कारण भी होती है, डेप्रिसिएशन पैसेज ऑफ टाइम के कारण भी होती है, एंड वियर एंड टेयर के कारण भी होती है। तो बच्चे, आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। तो पहले हम मेथड्स की बात करते हैं। इसके दो मेथड्स हैं। ठीक है, एक है, फर्स्ट है स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड, इसको हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, इसके साथ ही हम इसको फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। ठीक है जी। और जो मेरा सेकंड मेथड है वो कौन सा मेथड है? सेकंड मेथड है मेरा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और डिक्रीजिंग बैलेंस मेथड। देखो, नेम से ही क्लियर हो जाता है, डिक्रीजिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, डिक्रीजिंग बैलेंस मेथड। उसके बाद है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और रिटर्न डाउन बैलेंस, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है जी, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। नेक्स्ट आ गया रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। फिर से एक बार मीनिंग बता देती हूँ आपको। डेप्रिसिएशन इज द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू वेयर एंड टेयर, ड्यू टू यूज, ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम और ड्यू टू ऑब्सोलिसेंस। डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन इज अकाउंटेड एज एन एक्सपेंस टू डिटरमाइन करेक्ट प्रॉफिट फॉर द ईयर। डेप्रिसिएशन के जो मेथड्स हैं, टू मेथड्स हैं। फर्स्ट है स्ट्रेट लाइन मेथड और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। जो सेकंड है, नेम से ही क्लियर हो जाता है, डिक्रीजिंग बैलेंस मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड सबसे पहले मैं आपको कवर करवाने जा रही हूँ। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है? स्ट्रेट लाइन मेथड में जैसे हम कोई एसेट परचेज कर रहे हैं, हमने उस एसेट को 1 लाख में बाय करा, 1 लाख पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10%। तो 1 लाख का 10% हर साल जो इसके डेप्रिसिएशन है 10% है, वो हम चार्ज करते जाएंगे। लेकिन जो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है उसमें हम क्या करेंगे, अपने 1 लाख की एसेट बाय करी, उस एसेट पे 10% डेप्रिसिएशन है, तो 1 लाख का पहले हम 10% करेंगे, फिर हमारे पास जो एसेट 90,000 की बच गई, फिर उस पर 10% लगाएंगे, फिर जो बचती जाएगी, जो बैलेंस आता जाएगा, उस पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते जाएंगे। अभी मैं आपको डिटेल में करवाने जा रही हूँ स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है जी, स्ट्रेट लाइन मेथड और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड और फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। इसमें हमारा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है? यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा, D इज इक्वल टू C माइनस S अपॉन N। अब D का यहाँ पे क्या मीनिंग है? D इंडिकेट करता है डेप्रिसिएशन, D डिनोट कर रहा है डेप्रिसिएशन को। हम डेप्रिसिएशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? D इज इक्वल टू C माइनस S अपॉन N। ठीक है, D मीन्स डेप्रिसिएशन, C मीन्स कॉस्ट ऑफ द एसेट, कॉस्ट ऑफ द मशीनरी, कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग, कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। ये आ गई हमारी, C डिनोट कर रहा है कॉस्ट ऑफ द एसेट।
ठीक है, जो भी हमारे पास एसेट क्वेश्चन में गिवन होएगी, ये मीन्स होगी, सी मीन्स कॉस्ट ऑफ द एसेट। एस का मीनिंग क्या होता है? एस मीन्स स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू और रेजिड्यू वैल्यू, रेजिड्यू वैल्यू। ठीक है, एन का क्या मीनिंग है बच्चों? एन का मीनिंग है नंबर ऑफ ईयर्स और लाइफ ऑफ एसेट, लाइफ ऑफ एसेट। ठीक है जी, देखो डी मीन्स डेप्रिसिएशन, सी मीन्स कॉस्ट ऑफ द एसेट। ठीक है, उसके बाद आगे एस मीन्स स्क्रैप वैल्यू, एन मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स और लाइफ ऑफ द एसेट। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले मैं इसकी एक इमेजिनरी स्टेटमेंट लेके चल रही हूँ। सपोज अ मशीनरी इज परचेज्ड फॉर ₹4,10,000। मशीनरी की जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीनरी इज इक्वल टू 4,10,000. Cost price of machinery is equal to ₹4,10,000. तो इसका हम करते हैं कि आफ्टर 10 years जो इसकी रेजिड्यू वैल्यू है, आफ्टर 10 years जो इसकी स्क्रैप वैल्यू है, तो इसकी जो स्क्रैप वैल्यू जब हम इसको यूज कर लेंगे तो 10 सालों के बाद जो इसकी स्क्रैप वैल्यू है वो 10,000 रुपीज की हो जाएगी। और लाइफ ऑफ एसेट है, लाइफ ऑफ एसेट इज इक्वल टू 10 years, ये 10 years। अब अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द डेप्रिसिएशन, तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? D इज इक्वल टू C माइनस S अपॉन N। ठीक है, C मीन्स कॉस्ट ऑफ द एसेट 4,10,000, राइट। उसके बाद स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 10,000 की है। लाइफ ऑफ द एसेट इज 10 years। तो अब हमारे पास डेप्रिसिएशन कितनी आ गई है? 4,10,000 बाई 10 माइनस 10,000 बाई 10, तो दिस इज ₹40,000। ठीक है जी। अगर बच्चों आपको ये बोल देते हैं कि कैलकुलेट डेप्रिसिएशन इन परसेंटेज, तो परसेंटेज में आप डेप्रिसिएशन कैसे फाइंड आउट करोगे? परसेंटेज में डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करने के लिए हमने जितनी डेप्रिसिएशन अमाउंट में कैलकुलेट करी है, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अपॉन कॉस्ट प्राइस ऑफ द एसेट, अपॉन कॉस्ट प्राइस ऑफ एसेट। ठीक है जी। और अगर आपको बोला कि परसेंटेज फाइंड आउट करनी है तो अंडरस्टूड है कि परसेंटेज निकालने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इनटू 100। अगर अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाएगी हमारे पास 40,000 अपॉन 4,10,000 इंटू 100। ठीक है जी, 40,000 अपॉन 4,10,000 इंटू 100 हमारे पास ये करके आ रहा है 9.75%। ठीक है जी। कॉस्ट प्राइस ऑफ द एसेट मशीनरी इज ₹4,10,000, स्क्रैप वैल्यू ₹10,000, लाइफ ऑफ एसेट इज 10 years। और इसमें हमने डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करनी थी। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला लगाया, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू C माइनस S अपॉन N। C मीन्स कॉस्ट ऑफ द एसेट, S मीन्स स्क्रैप वैल्यू और रेजिड्यू वैल्यू अपॉन N, N मीन्स लाइफ ऑफ द एसेट। हमारे पास 4,10,000 की कॉस्ट है, माइनस करा 10,000 अपॉन 10, तो हमारे पास डेप्रिसिएशन कितनी आ रही है? 40,000 की आ रही है। अगर क्वेश्चन में आपको आता है कि फाइंड द डेप्रिसिएशन इन परसेंटेज, तो जितनी आपने अमाउंट में डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करी है वो हमारे पास थी 40,000 की, अपॉन कॉस्ट प्राइस ऑफ द एसेट इज ₹4,10,000 इंटू 100, तो ये हमारे पास आ जाता है 9.75%। ठीक है जी, होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। बच्चों अब मैं आपको बुक करवाने जा रही हूँ TS गरेवाल 2025 की। ठीक है, इस बुक के अकॉर्डिंगली जो भी क्वेश्चंस होंगे आई एम गोइंग टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। ठीक है, जब हमने डेप्रिसिएशन का चैप्टर करना है तो बच्चों क्वेश्चन की स्टेटमेंट को आपने बड़ी अच्छे से पढ़ना है। आपने ये देखना है कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रोविजन इज टू बी मेंटेन्ड और नॉट मेंटेन्ड। ठीक है, तो जब प्रोविजन के क्वेश्चन होंगे वो एक अलग
मीन्स एक अलग तरह से जो मेथड है वो हम यूज़ करेंगे। तो मेरा सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 लेके चल रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है TS गरेवाल का 2025 का। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टेटमेंट रीड आउट करने जा रही हूँ। क्या कह रही है क्वेश्चन नंबर 1 की जो स्टेटमेंट है, तो अभी हम स्टेटमेंट पे चलते हैं। Question number 1. Tushar purchased a machinery for ₹90,000. Expenses incurred on its cartage and installations are ₹10,000. The residue value at the end of its expected useful life of 10 years is estimated at ₹20,000. Calculate the amount of depreciation by straight line method for the first year ending 31st March 2025. If a machinery is purchased on 1st April 2024, then second case है machinery is purchased on 1st July 2024 and on 1st October 2024 और उसके बाद है 1st January 2025 की। तो जब भी हम कोई मशीनरी को एसेट को परचेज करते हैं, उसमें जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस हो गया, फ्रेट ऑन द टाइम ऑफ द जब हमने परचेज करी थी वो पे करी है, ठीक है, या कोई कैरिज है, कोई कार्टेज है, वो हमने लगाया है, तो वो कॉस्ट मशीनरी की जो एसेट की कॉस्ट में ऐड कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें जो एसेट की कॉस्ट है वो कितनी है मेरे पास। हमने एसेट मशीनरी खरीदी थी 90,000 की और इस पे जो कार्टेज पे करा है वो 10,000 है। तो हमारे पास जो मशीनरी की कॉस्ट आ गई है वो कितनी है। कॉस्ट ऑफ द मशीनरी इज ₹1 लाख। ठीक है, ये आ गई कॉस्ट ऑफ द मशीनरी। कॉस्ट ऑफ अ मशीनरी इज इक्वल टू ₹1 लाख। इसके बाद जो लाइफ है, लाइफ ऑफ एसेट इक्वल टू 10 ईयर्स। लाइफ ऑफ एसेट इज इक्वल टू 10 ईयर्स। उसके बाद हमारे पास जो स्क्रैप वैल्यू गिवन है, मीन्स जब लाइफ खत्म हो जाएगी तो स्क्रैप वैल्यू हमारे पास गिवन है 20,000। स्क्रैप वैल्यू को हम रेजिड्यू वैल्यू भी कह लेते हैं। इसमें हमारे 4 केसेस हैं। 4 केसेस में यहाँ पे लिखने जा रही हूँ। फर्स्ट, द एसेट इज परचेज्ड ऑन 1st April 2024। 1st April 2024 को एसेट बाय कर रहे हैं। सेकेंड केस है हमारा व्हेन एसेट इज परचेज्ड 1st July 2024। ठीक है, 1st जुलाई। बी केस में 1st जुलाई 2024 और सी केस में हम जो एसेट परचेज कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं 1st October 2024। जो हमारा डी केस है, बी केस में हम एसेट परचेज कर रहे हैं 1st January 2025। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31st March एवरी ईयर। अगर हम ए केस की बात करते हैं तो हमारे पास जो डेप्रीसिएशन है वो आती है C-S/N। कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू 1 लाख की हमारे पास मशीनरी थी। ठीक है, 1 लाख माइनस 20,000 अपॉन हमारे पास कितना आ जाता है, जो लाइफ ऑफ द एसेट है वो कितनी है रुपीज, वो है 10 ईयर्स की। अब हमारे पास आ जाती जो वैल्यू आ जाती 80,000 डिवाइडेड बाय 10। ये हमारे पास जो डेप्रीसिएशन आती है ₹8,000 पर एनम की डेप्रीसिएशन है, पूरे साल की डेप्रीसिएशन है। अब हमारा जो फर्स्ट ए का आंसर है वो हो गया पूरे साल की अप्रैल से लेके 31st मार्च की डेप्रीसिएशन। अगर हम बी केस पे चलते हैं तो 8,000 की हमारी डेप्रीसिएशन थी। हमने जो एसेट बाय करी है वो हमने जुलाई में करी है, तो यहाँ पे हमारी जो डेप्रीसिएशन लग जाएगी वो 9 मंथ्स की लग जाएगी। ठीक है, अगर हम सी केस की बात करते हैं, हमारे पास एसेट की डेप्रीसिएशन पूरे साल की 8,000 है। हमने 1st अक्टूबर में एसेट को बाय करा है तो ये 6 मंथ्स की लग जाएगी। डी केस में हमने एसेट को कब जनवरी में परचेज करा है तो इसमें जनवरी, फरवरी और मार्च 3 मंथ्स की जो डेप्रीसिएशन है वो चार्ज करी जाएगी। ठीक है जी।
अब अगर हम आंसर की बात करते हैं तो पहले का 8000 है, सेकंड का 8000 इंटू 9/12 ये आता है ₹6000। ठीक है जी। और जो थर्ड है उसका आंसर आता है 4000। ठीक है। और जो हमारा डी है इसका आंसर आता है हमारे पास ₹2000। ठीक है जी। अगर इसकी परसेंटेज की डेप्रिसिएशन परसेंटेज में पूछ लेते हैं तो 8000 अपॉन 1 लाख इंटू 100। मैं यहाँ पे भी ये कैलकुलेट करके दिखा देती हूँ। ठीक है। तो ये मतलब हमारी जो पर एनम की डेप्रिसिएशन है, पर एनम पूरे साल की अगर वो बात करते हैं ये परसेंटेज के रेट में, तो परसेंटेज कितनी बनती है 8000 अपॉन 1 लाख इंटू 100। ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो डेप्रिसिएशन है वो बनती है 8%। ठीक है। होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर होएगा। अब बच्चों मेरा नेक्स्ट है सम नंबर 5। सम नंबर 5 में स्टेटमेंट क्या कह रही है, मोहन एंड कंपनी परचेज्ड मशीनरी फॉर ₹21,000 on 1st April 2022. The estimated useful life of the machinery is 10 years, after which it is realizable for ₹1,000. Determine the amount of annual depreciation according to straight line method and prepare machinery account for the first 3 years. The books of accounts are closed on 31st March every year. तो लेट्स स्टार्ट। हाँ जी बच्चों, ये मैंने फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया है। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज, डेबिट एंड क्रेडिट, और ये मैंने हेड डाल दिया मशीनरी अकाउंट। ठीक है बच्चों। तो ये हमने जो एसेट परचेज करी है, ये हमने एसेट परचेज करी है 1 अप्रैल 2022 को। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने डेट में लिखा 1 अप्रैल 2022। हमने अकाउंट प्रिपेयर करना है 3 इयर्स का, तो मैंने इधर डाल दिया 31 मार्च 2023। जो साल 2022 में स्टार्ट हुआ वो 31 मार्च 2023 को खत्म हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले हमने ईयर्स का देख लेना है। ठीक है। ये साल जो नेक्स्ट सेकेंड ईयर है वो मेरा स्टार्ट होएगा 1 अप्रैल 2023 को, और जो मेरा ये साल खत्म होएगा वो कब होएगा 31 मार्च 2024 को। नेक्स्ट जो मेरा ईयर है जो स्टार्ट होएगा वो कब स्टार्ट होएगा, नेक्स्ट ईयर मेरा स्टार्ट हो रहा है, थर्ड ईयर है जो, वो मेरा स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2024 को। ठीक है। और क्लोज कब हो रहा है 31 मार्च 2025 को। ये पहले मैंने स्पेस को स्प्लिट कर लिया, ईयर्स को स्प्लिट कर लिया, ताकि जो सम्स है वो इजीली हो सकें। तो सबसे पहले जब हमने एसेट बाई करी है, एसेट इज परचेज फॉर ₹21,000 की थी, रेजिड्यू वैल्यू कितनी है जो 1000 है, और लाइफ कितनी है 10 इयर्स की। तो ये मेरे पास डेप्रिसिएशन निकलती है ₹2000। बच्चों जब भी क्वेश्चन में CGST SGST अगर आपको आता है तो आपने CGST SGST को इग्नोर करना होता है। तो अब हमारे पास यहाँ पे CGST तो नहीं है, पर मैंने आपको वैसे ही बता दिया है। तो अब यहाँ पे जब हम एसेट को परचेज कर रहे हैं तो जितनी भी एसेट बाई करी हमने लिखा टू बैंक। ये एसेट कितने में आ गई 21,000 में। अब हमने देखो स्ट्रेट लाइन मेथड है, डेप्रिसिएशन विल रिमेन सेम इन ऑल द इयर्स। तो बाय डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन यहाँ पे कितनी होगी ₹2000 की। ठीक है। ये मेरी आ गई डेप्रिसिएशन ₹2000 की बाय बैलेंस। जो मेरे पास मशीनरी का बैलेंस बचता है, बिगनिंग में मेरे पास मशीनरी थी 21,000 की, 21,000 में से 2000 मैंने माइनस कर दिया, तो मेरे पास एसेट पहले साल के एंड में एसेट की वैल्यू कितनी है 19,000। अब सेकेंड ईयर की बिगनिंग में 1 अप्रैल 2023 को मैंने यहाँ पे लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना था 19,000। इस साल भी हमारे पास डेप्रीसिएशन 31 मार्च को बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट, डेप्रीसिएशन कितनी लगी है हमारे पास 2000 की। तो बाय बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस कैरी डाउन हमारे पास कितना आ जाता है 19,000 की हमारी एसेट थी। टोटल साइड पे हमने 19,000 लिखा, 19,000 में से हमने 2000 माइनस कर दिया, तो हमारे पास एसेट का बैलेंस कितना आ गया 17,000 का। अब 1 अप्रैल
2023-4 को हमारे पास एसेट का बैलेंस कितना था, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये था हमारे पास 17,000 बाय डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन हमारी कितनी आती है, बाय डेप्रीसिएशन ईयर एंड पे हमारे पास ये डेप्रीसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड है 2000 आएगी। इधर बाय बैलेंस कैरी डाउन 15,000 में से 17,000 में से हमने 2000 माइनस कर दिया, तो हमारे पास बैलेंस ऑफ द एसेट एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर ये कितना आ गया 15,000। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रिपेयर एसेट अकाउंट फॉर 3 इयर्स। कई बार वो पूछ लेते हैं, अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि शो द बैलेंस ऑफ द एसेट ऑन 1 अप्रैल 2025, तो हमने यहाँ पे भी शो कर दिया कि 1 अप्रैल 2025 पे हमारे पास बिगिनिंग में एसेट की वैल्यू कितनी थी, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000। ठीक है जी। अब देखो बच्चों नेक्स्ट, अभी आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी बच्चों, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ऑन 1 अप्रैल 2021 फर्नीचर कॉस्टिंग ₹55,000 was purchased. It is estimated that its useful life is 10 years, at the end of which it will fetch ₹5,000. Additions are made on 1 April 2022 and 1 October 2024 to the value of ₹9,500 and 8,400. Residue values are ₹500 and ₹400 respectively. Show the furniture account for first 4 years if depreciation is charged at the rate of under the straight line method. ठीक है, तो ये बच्चों मेरा क्वेश्चन नंबर 7 है। सबसे पहले हम यहाँ पे हमने अकाउंट बनाना है 4 इयर्स का। हमने एसेट कब बाय करी थी, हमने एसेट बाय करी है, पहले मैं ईयर्स को डिवाइड करने लगी हूँ। 1 अप्रैल 2021 को ये साल स्टार्ट हुआ, हमारा ये साल खत्म कब होएगा, 31 मार्च 2022 को। ठीक है, तो ये हमारा आ गया फर्स्ट ईयर। हमने ये फर्स्ट ईयर की स्पेस एस्टिमेटेड छोड़ लेनी है, खुला खुला आप सम करोगे। उसके बाद हमारा जो ईयर स्टार्ट हुआ सेकेंड ईयर, वो स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2022 को, और हमारा जो साल ये खत्म होगा, ये खत्म होगा 31 मार्च 2023 को। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा जो सेकेंड ईयर है, सेकेंड ईयर हमारा स्टार्ट होगा, सेकेंड ईयर हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। अब जो हमारा थर्ड ईयर स्टार्ट होगा वो होगा 1 अप्रैल 2023 को, और ये साल जो हमारा खत्म होएगा, ये खत्म होएगा 31 मार्च 2024 में। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा थर्ड ईयर खत्म हो गया। नेक्स्ट आ गया हमारा फोर्थ ईयर। फोर्थ ईयर हमारा स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2024 को, और ये हमारा साल जो खत्म होगा, ये खत्म होगा 31 मार्च। इसको मैं आगे ले जाती हूँ नेक्स्ट पेज पे ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। इसको मैं कंटिन्यू कर लेती हूँ। 1 अप्रैल 2024। ठीक है जी। डेट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। ये जो मेरा ईयर है ये मेरा खत्म होगा 31 मार्च 2025 को। ठीक है, सबसे पहले हमने ऐसे ईयर्स को एडजस्ट कर लिया। ठीक है, स्पेस हमने छोड़ दी, एस्टिमेट के बेस पे हमने स्पेस छोड़ देनी है ताकि हमें इतना पता, खुला खुला सम करोगे तो आराम से ये जो क्वेश्चन है आपका हो जाएगा। मैं नेक्स्ट ईयर को, फोर्थ ईयर को आगे लेके गई हूँ, आप इकट्ठा एक शीट पे आराम से कर सकते हो। तो अब सबसे पहले मैं स्टेटमेंट को एडजस्ट करूंगी। ऑन 1 अप्रैल जो हमने फर्नीचर खरीदा था टू बैंक, यहाँ पे सबसे पहले जब हमने फर्नीचर खरीदा है टू बैंक 1 डाल लिया। ये हमने कितने का खरीदा था, 55,000 का। अभी मैं सम्स कर रही हूँ, मैं सिर्फ स्टेटमेंट को एडजस्ट कर रही हूँ। उसके बाद देखो, इसके बाद एडिशंस आर मेड ऑन 1 अप्रैल 2022 मीन्स एडिशन, थोड़ी स्पेस छोड़ के, क्योंकि बैलेंस ब्रॉट डाउन के नीचे आएगा टू बैंक, तो यहाँ पे मैंने लिखा टू बैंक, ये मैंने लिखा टू, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 9,500। ठीक है, उसके बाद बच्चों 1 अक्टूबर 2024 को, ठीक है, यहाँ तक मार्च खत्म हुआ है 31 मार्च 2024
4। हमने कब और एसेट खरीदी है? मार्च महीने के बाद। हमारे पास आ गया 1 अक्टूबर 2024। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा 1 अक्टूबर 2024 को हमने एसेट बाय करी है। यहाँ पे मैंने लिखा 2 एडिशन करी है, 2 बैंक 3, यहाँ पे एडिशन करी है 8400 की। ठीक है जी। तो अब बच्चों हम आगे चलते हैं, पहले की डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, वर्किंग नोट्स मेरे यहाँ पे है, वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट्स में मैंने क्या करा, सबसे पहले डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करी, D इज इक्वल टू C माइनस S अपॉन N। परसेंटेज इज नॉट गिवन। C कितना था? 55,000 की एसेट थी। S मीन स्क्रैप वैल्यू 5,000 की थी। लाइफ ऑफ द एसेट इज 10 ईयर्स। ठीक है, तो हमारे पास ही आता है ₹5,000। पहले साल जो हमारी डेप्रिसिएशन आई है 31 मार्च को, मैंने यहाँ पे लिखा बाय डेप्रिसिएशन 1 ₹5,000। अब 55,000 की हमारे पास बिगनिंग में मशीनरी थी, साल के एंड में हमारे पास 5,000 की डेप्रिसिएशन हो गई, तो हमारे पास बैलेंस कितना बचा? बाय बैलेंस कैरी डाउन 55,000 माइनस 5,000, ये हमारे पास आ गया 50,000। अब 1 अप्रैल 2022 को 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन हमारे पास कितने का था? 50,000 का। अब हमारे पास मशीनरी हमने 9500 की खरीदी है, बाय डेप्रीसिएशन 1 फर्स्ट वाले की डेप्रीसिएशन कितनी लगी? 5,000। सेकंड वाले की डेप्रीसिएशन अभी हम फाइंड आउट करेंगे। ये जो हमारी डेप्रिसिएशन थी ये 31 मार्च 2021 की थी। अब सेकेंड ईयर में जो हमारी डेप्रिसिएशन लगेगी, जो हमारे पास फर्स्ट फर्नीचर की आइटम थी उसकी डेप्रिसिएशन 5,000 ही है। जो हमने सेकंड बाय करी है वो हमारे पास कितने की थी? 9500 माइनस 500 बाई 10। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई 900 की डेप्रिसिएशन। अगर हम टोटल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो ये बनती है 5900 बाय बैलेंस कैरी डाउन। बाय बैलेंस कैरी डाउन 1 का और बैलेंस कैरी डाउन 2 का। जो फर्स्ट मशीनरी थी 50,000 की थी, माइनस 5,000, ये बचा 45,000। जो सेकंड मशीनरी थी वो हमारे पास थी 9500 की, इसमें से हमने 900 माइनस कर दिए तो ये हमारे पास आ गया 8600। अब अगर हम दोनों मशीनरीज का बैलेंस देखते हैं तो ये मेरे पास आ रहा है 53,600। ठीक है, और यहाँ पे टोटल कितना था हमारा? 59,500। ठीक है जी, यहाँ पे 59,500। फिर से सुनो, पहले साल हमने एसेट पे डेप्रिसिएशन लगाई 5,000, 55 में से 5 निकला तो एसेट की वैल्यू रहेगी 5,000। सेकेंड ईयर में हमने 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन करा और हमने एक मशीनरी और बाय करी थी 9500 की, उसकी हमने डेप्रिसिएशन निकाल ली 9500 माइनस 500 बाई 10, ये आ गई 900 की। ठीक है, अब हम थर्ड ईयर पे चलते हैं। थर्ड ईयर में यहाँ पे मैंने लिखा 1 अप्रैल 2023 को 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 1, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 2। ठीक है, एक हमारे पास था 45,000 का बैलेंस है और सेकंड का बैलेंस है हमारे पास 8600 और टोटल हमारे पास बैलेंस कितना है? ये 53,600। अब 53,600 हमारे पास टोटल है। पहले साल पहली मशीनरी पे थर्ड ईयर में 31 मार्च 2024 को बाय डेप्रिसिएशन 1 की फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट है 5,000, बाय डेप्रिसिएशन 2 की 900। अब हमारे पास देखो यहाँ पे मैंने लिखा थर्ड, ये थी 31 मार्च 2022 की। अब आगे 31 मार्च 2023 की जो डेप्रिसिएशन है, जो फर्स्ट वाली है उस पर 5,000 है, जो सेकंड वाली है उस पर 900 है, तो ये हमारे पास टोटल डेप्रिसिएशन कितनी होगी? 5900। बाय बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस कैरी डाउन 1 का आ गया, बाय बैलेंस कैरी डाउन ये हमारे पास 2 का आ गया। ठीक है, 45,000 पहले की थी 45,000 माइनस 5,000, एसेट की वैल्यू रहेगी 40,000,
ठीक है। फिर आ गई थी 8600, 8600 में से माइनस कर दिया 900, तो ये हमारे पास आ गई 7700। मीन्स हमारे पास बैलेंस कितना था 47,700 का, और टोटल कितना था 53,600। अब हमने 1 अप्रैल 2024 को हमने लिखा टू बैलेंस ब्रॉडाउन, टू बैलेंस ब्रॉडाउन 1 का लिखा, टू बैलेंस ब्रॉडाउन 2 का लिखा। बैलेंस ब्रॉडाउन 1 का 40,000 है, बैलेंस ब्रॉडाउन 2 का 7700 है। तो ये हमारे पास टोटल कितना था 47,700 का। अब हमारे पास जो डेप्रिसिएशन लगेगी, ठीक है, हमारी जो 31 मार्च 2024 को जो डेप्रिसिएशन लगेगी बच्चों, जो फर्स्ट है एसेट की वो है 5 लाख की, सेकंड की 900 की, और जो थर्ड है, ठीक है, यहाँ पे देखो बाय डेप्रीसिएशन 1, बाय डेप्रीसिएशन 2, और फिर मैंने लिखा बाय डेप्रीसिएशन 3। बाय डेप्रीसिएशन 3 की अभी हम कैलकुलेट करेंगे। पहले की है 5000, दूसरे की है 900, थर्ड जो हमने एसेट बाय करी थी, एडिशन करी थी, वो कितनी थी 8400 की। इसमें रेजिड्यू वैल्यू कितनी है 400 की, लाइफ कितनी है 10, तो हमारे पास डेप्रिसिएशन कितनी आती है ₹800। ये पूरे साल की है। हमने एसेट कब बाय करी है 1 अक्टूबर में, तो हमारे पास एसेट की जो डेप्रिसिएशन है वो 6 मंथ्स की आएगी, ठीक है, ये होगी 400। यहाँ पे मैंने लिखा 400। जब एसेट परचेज करते हैं, एसेट को एक परचेज करने से लेके एसेट को क्लोज, साल के क्लोज होने तक डेप्रिसिएशन लगती है। जैसे हमने 1 अप्रैल को एसेट बाय करी थी, तो साल 31 मार्च को खत्म हुआ, तो हमने पूरी डेप्रिसिएशन लगाई। यहाँ पे भी हमने पूरे साल की लगाई है। यहाँ पे हम एसेट को परचेज कर रहे हैं 1 अक्टूबर में, तो हमारी डेप्रिसिएशन अक्टूबर से स्टार्ट होएगी और यहाँ तक 31 मार्च तक की लगेगी। तो ये हमारी बनती है आधे साल की। अगर हम एसेट को बेचते हैं, तो जब से हमारा साल स्टार्ट हुआ तब से लेके एसेट को बेचने तक की डेप्रिसिएशन हम लगाएंगे, ठीक है जी। मीन्स जितनी देर हम एसेट को यूज करते हैं उतनी देर की हमारी जो एसेट की वो डेप्रिसिएशन है लगती है। अब हमारे पास आएगा बैलेंस कैरी डाउन 1 का, बैलेंस कैरी डाउन 2 का, एंड बाय बैलेंस कैरी डाउन 3 का, ठीक है। अब देखो बच्चों 40,000 माइनस 5,000, ये हमारे पास 1 का बैलेंस आ गया 35,000, 2 का 7,700 माइनस 900, ये हमारे पास आता है 6,800 का। देन 8,400 माइनस 400, ये बैलेंस आता है हमारे पास 8,000 का। 8,000 प्लस 6,800 प्लस 35,000, जब हम टोटल बैलेंस देखते हैं तीनों का, तो ये बनता है 49,800, और हमारी डेप्रिसिएशन यहाँ पे कितनी थी 6,300 की, ठीक है जी। हमारी एसेट साइड का टोटल कितना था, ये था 47,700 प्लस 8,400, ये था 56,100, ठीक है। फिर से समझ लो, हमने बच्चों पहले क्या करा, 1 अप्रैल को 55,000 की एसेट बाय करी, उसकी रेजिड्यू वैल्यू है 5,000 की और लाइफ है 10 ईयर्स की, तो 55,000 माइनस 5,000 बाई 10, हमारी एसेट की जो डेप्रिसिएशन बनी 5,000 की, और बैलेंस कितना आ गया 55,000 माइनस 5,000, बैलेंस आ गया 31 मार्च को 50,000। फिर हमने इस बैलेंस को ब्रॉड डाउन करा, एसेट परचेज करी थी 9,500 की, अप्रैल में बाय करी थी, तो पहले के एसेट का जो बैलेंस डेप्रिसिएशन है 5,000, जो सेकंड है उसकी हमने निकाल ली 9,500 माइनस 500 बाई 10 करके 900, तो सेकंड की डेप्रिसिएशन 900 आ गई। पहली एसेट के बैलेंस में से पहली डेप्रिसिएशन, दूसरी में से दूसरी डेप्रिसिएशन माइनस कर दी, तो हमारे पास बैलेंस आ गया 45,8600। फिर हमने बैलेंस को ब्रॉड डाउन करा, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, टोटल 53,600 बनता था। अब थर्ड ईयर में पहले की डेप्रिसिएशन 5,000 है, सेकंड की 900 है, तो 45,000 माइनस 5,000 40,000, 8600 माइनस 900 7,700। अब हमने फिर बैलेंस को ब्रॉड डाउन करा, ठीक है, ये टोटल बैलेंस था 47,700, हमने फर्स्ट की डेप्रिसिएशन लगाई 5,000, सेकंड की 900, यहाँ पे हमने एसेट परचेज करी थी 1 अक्टूबर को, कितने की करी थी 8400 की, 8400 माइनस रेजिड्यू वैल्यू 400 बाई 10,
ये आते हैं 800 6 वंस की अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये बनती है 400। ठीक है, तो यहाँ पे पहली डेप्रिसिएशन 5000, सेकंड की 900 और थर्ड बनी हमारी 400। ठीक है, तो फर्स्ट बैलेंस पे से फर्स्ट जो मशीन का बैलेंस था 40,000 माइनस 5,000, सेकंड 7700 माइनस 900, थर्ड 8400 माइनस 400। अगर हम टोटल बात करते हैं तो टोटल बैलेंस हमारे पास आता है 49,800। हाँ जी बच्चों, कल का बाकी का काम है जो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी बेटा। आपने बड़ी अच्छे से इस चैप्टर को प्रिपेयर करना है। और बच्चों आपने इस जो चैप्टर की ये जो मैंने वीडियो है, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो आपने इसको अपने तक ही नहीं रखना, आपने अपनी मेरी इस वीडियो को फ्रेंड्स में भी शेयर करना है। ठीक है, एक एक वीडियो को बनाने में बहुत टाइम लगता है, मेहनत लगती है। ठीक है, तो बच्चों आपने इस मेरे चैनल को, अगर आपको मेरा कंटेंट समझ आ रहा है, पढ़ाया हुआ कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।